शिक्षा। हमने बताया सबसे पहली जो अवस्था थी ब्रह्मचर्य अवस्था, इसमें विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा में वो क्या क्या पढ़ते थे? वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान और शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। आजकल भी इन विषयों को भी पढ़ाया जाता है और भी बहुत से विषय हैं जो हम लोग अपने विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन उस समय आश्रम में रहकर करते थे और आजकल हम लोग अपने विद्यालय के समय से विद्यालय जाते हैं और अपने घर पर ही रहते हैं, अन्य समय अपने घर पर रहते हैं। पशुपालन, जैसा कि हमने बताया कि वो गाय, घोड़े और बैल को पालने लगा था, तो प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय और बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे, क्योंकि उस समय मुद्राएं नहीं चलती थीं, तो गाय के प्रयोग से वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता था। वे उसकी समृद्धि का प्रतीक थी। जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वो समृद्ध माना जाता था, जिसके पास कम थी तो वो कम समृद्ध होता था। और गाय बहुत ही पवित्र पशु माना जाता था। आज भी गाय को हम सभी लोग पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वेदों में इसे अघन्या कहा गया। अघन्या जिसका अर्थ है जिसका वध ना किया जाए, तो गाय का वध नहीं किया जाता था। पड़ियों का मतलब होता है वहाँ के आसपास के किसान। यदि कोई किसान वहाँ का, जिसे हम पड़ी कहते थे वैदिक काल में, किसी गाय को चुरा लेता था तो उससे युद्ध प्रारंभ हो जाता था और आर्य उसको दस्यु कहा करते थे। तो देखिए गाय कितनी अहमियत रखती थी वैदिक काल में कि उसकी वजह से युद्ध तक प्रारंभ हो जाता था। खेती का महत्व बढ़ा। तो जैसे जैसे आर्यों की जनसंख्या बढ़ने लगी, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण उन्होंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान दिया। अब आर्य गंगा यमुना के दो आव क्षेत्र में बसने लगे। दो आव का मतलब होता है दो नदियों के मिलने का स्थान। जैसे जब दो नदियाँ एक स्थान पर मिलती हैं उसे हम दो आव कहते हैं, और जहाँ नदियाँ होती हैं तो वहाँ उपजाऊ भूमि होती है। तो आर्यों ने गंगा और यमुना के जो दो आव क्षेत्र थे उधर खेती करी और जंगल काट कर कृषि योग्य भूमि बनाई। कृषि करने के लिए वो हल का प्रयोग भी करने लगे। तो अब वो शिल्पी भी हो गए, वो हल भी बनाना जान गए। और कृषि में वो जौ के साथ गेहूँ, धान और दाल आदि उगाते थे। इस तरह से आर्य को खेती का महत्व बढ़ा और वो खेती करने लगे। शिल्प, आर्य फसलों से संबंधित व्यवसाय जैसे कि ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और धातु कर्म का काम करते थे। धातु को उस समय अयस कहते थे। ऋग्वैदिक काल में तावा कांसे का ज्ञान था और लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो प्रारंभ में उन्हें तावे और कांसे का ज्ञान था, जो जब उत्तर वैदिक काल आया उस समय उन्हें लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो जैसा कि अभी हम लोग सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, नक्षत्र के बारे में जानते हैं, कहा जाता है कि आर्यों को भी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। इसी तरह से आर्य भी जानते थे कि ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा गति करते हैं। और वे ज्यामिति आकृति के बारे में भी परिचित थे। जैसे ज्यामिति आकृति आप चित्र में देख सकते हैं, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, वृत्त है, इस तरह से जो भी आकृतियां थी उनका भी उनको ज्ञान था। ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन। तो बच्चों, ऋग वैदिक काल में हमने देखा कि पहले उनका जीवन गतिशील था। वो पानी और उपजाऊ भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। जहाँ उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं पर वो बस जाते थे।
लेकिन धीरे धीरे जब वो कृषि करने लगे तो उनका जीवन स्थायी हो गया। वो एक जगह निवास करके खेती किसानी करने लगे। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। ऋग्वैदिक काल में राजा योग्यता के आधार पर चुना जाता था, जिसे एक सभा चुनती थी। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। जो राजा होता था उसी के पुत्र को अगला राजा बनाया जाता था। वर्ण व्यवस्था, प्रारंभ में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ राजा, पुरोहित और अन्य जन थे। राजा शासन करता था, पुरोहित यज्ञ कराते थे और अन्य सभी प्रजाजन थे। लेकिन धीरे धीरे यह वर्ण विभाजन व्यवसाय के आधार पर हो गया। 4 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण क्या कार्य करते थे? ब्राह्मण यज्ञ कराते थे, क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र पशुपालन। प्रारंभ में वो पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था, क्योंकि वो कृषि तो करते नहीं थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, जहाँ उपजाऊ भूमि मिलती थी उधर रुक जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो उनके व्यवसाय में भी परिवर्तन आया। महाकाव्य रचना, तो 2 महाकाव्यों के बारे में आपको यहाँ बताया है। रामायण और महाभारत 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई और इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और उनके कार्यों का वर्णन है। आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला का आयोजन किया जाता है। जब राम 14 वर्ष बाद वनवास से वापस आए तो उसके उपलक्ष्य में हिंदू लोग दीपावली मनाते हैं, और जब रावण को मारा था तो दशहरा मनाते हैं। तो इस तरह से रामायण में पुरुषोत्तम राम का जीवन का वर्णन है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की और इस महाकाव्य में कौरव और पांडव की कथा मुख्य रूप से दी गई है। कौरव और पांडव 2 चचेरे भाई थे, जिनमें एक बहुत घमासान युद्ध हुआ था, जिसे महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की, और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की। और भी कुछ बिंदु हैं जिनको हम लोग जानते हैं। देखिए बच्चों, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। हमने बताया था ऋग्वैदिक काल में तांबे और कांसे की खोज हुई थी। वैदिक काल में से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक काल से पहले जब हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी तो उसमें चित्रों के माध्यम से वो लोग अपनी बातों को एक दूसरों को बताया करते थे। लेकिन वैदिक काल में ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास हुआ। जैसे यदि हम का की ध्वनि निकालते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ इस तरह की आकृति आती है। तो ध्वनि के आधार पर कुछ उन्होंने अक्षरों का विकास किया और अक्षरों को मिलाकर शब्द बने और शब्द को मिलाकर वाक्य बने, जो अभी भी ऐसा ही होता है। इस तरह से वैदिक काल में लिखने की लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ, इसकी रचना यज्ञ के विधान और क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यज्ञ को कैसे किया जाना है, उसकी क्या क्रिया विधि है, इसके बारे में हम ब्राह्मण ग्रंथ से जान सकते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है और भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है।